नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम यूपीएसआई के लिए एक स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएंगे। यूपीएसआई का आईपीसी और बीएनएस यानी कि मूल विधि और संविधान के पहले टॉपिक के डिस्कशन के बारे में हम यहाँ पर आज स्टडी करेंगे, जिसका नाम है सामान्य परिचय, एक जनरल इंट्रोडक्शन आईपीसी और बीएनएस का। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पुरानी वाली आईपीसी और नई वाली बीएनएस, इन दोनों को ही काफी रोल प्ले होगा और इनको हम यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, यानी कि इंडियन पैनल कोड का भी दोस्तों, और इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता यानी कि जिसको हम बीएनएस के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत जो है एक प्राचीन कंट्री रहा है दोस्तों, इसकी अपनी एक प्राचीन संस्कृति रही है। और प्राचीन भारत का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि प्राचीन भारत का जो समाज था वो उस समय के धर्म शास्त्रों से शासित होता था। जैसे प्राचीन जो सोर्स थे वो क्या था आपका, वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसी प्रकार के धर्म शास्त्रों से क्या हुआ था, हमारे जो जितने भी सोसाइटी थी उसको गवर्न किया जाता था। उसके बाद हिंदू धर्मशास्त्र के बाद यहाँ पर मुस्लिम शासकों का शासन रहा, जिनकी जो लॉ का सोर्स था बहुत बड़ा, वो कुरान था और हदीस थी, या भी उनके भी मुस्लिम धर्मशास्त्र थे। तो कुल मिलाकर के यदि मैं बात करूं प्राचीन भारत की और मध्यकालीन भारत की, तो यहाँ हिंदू आइडियोलॉजी और मुस्लिम आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भी इनके धर्मशास्त्र थे उनके हिसाब से यहाँ की शासन व्यवस्था को चलाया जाता था। अब अगर हम बात करें ब्रिटिश पीरियड की, तो ब्रिटिश पीरियड का भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर भी बड़ा प्रभाव रहा। और ब्रिटिश जब यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ के जो धर्मशास्त्र हैं उनका एरिया तो बहुत वाइड है, लेकिन उनमें कोडिफिकेशन यानी कि उनको वो ना तो अपराध को ठीक ढंग से परिभाषित करते हैं और ना ही इनकी दंड व्यवस्था जस्टिएबल है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर आकर दोस्तों क्या किया, यहाँ की व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन वो लेकर के आए और उन्होंने कानून को कोडिफाइड करने का प्रयास किया। कोडिफाइड यानी कि जिसका हिंदी में मीनिंग है संहिताबद्ध करना, कानून को संहिताबद्ध करना। और संहिताबद्ध का मीनिंग ये होगा, जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि भाई अगर चोरी को डिफाइन किया गया है आईपीसी में कि चोरी की डेफिनेशन जो है वो आपका सेक्शन 378 में चोरी की परिभाषा है, और चोरी आप एक सामान्य पढ़े लिखे व्यक्ति से भी पूछेंगे, वो आपको बताएगा कि भाई किसी की सहमति के बिना आप उसकी कोई भी चल संपत्ति या उसका फोन या कोई भी ईटीसी चीज उठा रहे हैं तो ये क्या है, चोरी है। तो क्या आईपीसी लागू होने से पहले भारत में चोरी नहीं थी, लूट नहीं थी, या डकैती या अपराध नहीं था? तो बिल्कुल था, लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, ये स्पष्ट बताया कि चोरी ये होगी और उसके लिए एक नंबर डिसाइड कर दिया कि चोरी इस नंबर पर हम काउंट करेंगे। चोरी के प्रकार बताए कि इस टाइप की चोरी होगी, घर में से चोरी, दुकान में से चोरी, और किस प्रकार की चोरी के लिए किस प्रकार का दंड आपको मिलेगा, ये डिसाइड किया गया कोडिफिकेशन के माध्यम से, यानी कि संहिताबद्ध करने के माध्यम से। अब ये तो हुआ आईपीसी की पृष्ठभूमि, अब इसमें हम पढ़ेंगे। अब प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, यदि वर्तमान परिदृश्य की बात करें, तो हाल ही में 2023 में नए लॉज आए हैं, जिनमें एक प्रमुख नियम इसी आईपीसी का किस रूप में चेंज हुआ है, बीएनएस के रूप में चेंज हुआ है, भारतीय न्याय संहिता के रूप में हमने इसको डाला है। अब आप देखते हैं कि आईपीसी जो थी ये 1860 की आईपीसी थी, 1860 की आईपीसी थी। तो 1860 के समय में और 2023-24 के समय में काफी चेंजेस हुए हैं। तो लॉ जो है दोस्तों वो समय के हिसाब से परिवर्तनशील है, समय के हिसाब से हमें उसमें चेंजेस करेंगे। तो बीएनएस जो है ये आईपीसी का नाम लेता है, आईपीसी का स्थान लेता है। और आईपीसी जिसका फुल फॉर्म थी इंडियन पैनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता, और बीएनएस जिसका नाम वर्तमान में है भारतीय न्याय संहिता। तो दोनों में बेसिक अंतर क्या है, एक तो जो बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता है, ये आपका क्या करती है, ये कानून को कोडिफाइड करने के साथ साथ जितनी भी पुरानी सेक्शंस है उन सेक्शंस को कम करती है, और प्रेजेंट के हिसाब से आपका दंड के स्थान पर किस पर ध्यान देती है, आपका जस्टिस पर ध्यान देती है, न्याय पर ध्यान देती है। चलिए अब हम कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे आईपीसी की, बीएनएस की, उसके बाद अपराध की परिभाषा की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय विधि व्यवस्था में
कानून संहिताबद्ध नहीं था। इसका मीनिंग मैंने आपको बताया कि कानून का ऐसा नहीं था कि भारत में विधि व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ये कोडिफाइड नहीं था। कोडिफाइड का मीनिंग कि पर्टिकुलर अपराध की ना तो डेफिनेशन थी, ना उसका कोई सीरियल था, और ना ही उसको लिए जो दंड था वो आपका एक सिस्टमेटिक वे में डिसाइड किया हुआ था। केवल कानून के नाम पर हमारे समाज में क्या था, हिंदू समाज हो और चाहे वो मुस्लिम समाज हो, जो भी हमारे धर्म शास्त्र थे उनके माध्यम से भारत की विधि व्यवस्था को या भारत की सामाजिक व्यवस्था को क्या किया जाता था, शासित किया जाता था। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंडियन पेनल कोड 1861 यानी कि आईपीसी 1861 के माध्यम से एक तो अपराध की डिफाइन किया गया, यानी कि चोरी क्या है, इसके लिए 378 सेक्शन डाला और उसमें चोरी को परिभाषित किया और उसके लिए क्या दंड होगा और उसका वर्गीकरण किया और किसी अपराध के लिए क्या पर्टिकुलर दंड होगा, इसको आईपीसी के माध्यम से कवर अप किया गया। इसी को हम बोलते हैं कोडिफिकेशन करना, संहिताबद्ध करना। चलिए अब अगर आईपीसी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो सबसे पहले बंबई प्रांत में एक गवर्नर हुए हैं एल्फिस्टन। एल्फिस्टन के नेतृत्व में ही एल्फिस्टन कोड सबसे पहली बार बनाया गया था, जिसका सन आपको याद रखना है 1827। इसमें आपका 41 सेक्शन थे, 41 धाराएं थी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्रथम विधि आयोग का गठन। प्रथम विधि आयोग के बारे में समझते हैं। आईपीसी का जो फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है, उनका आपको नाम याद रखना है, जिनका नाम है लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले यानी कि प्रथम विधि आयोग का जो गठन हुआ दोस्तों, वो आपका 1834 में हुआ और ये आपका लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में हुआ। इसके दो सदस्य आपको याद रखने हैं, एक तो मैक्लियोड और दूसरा एंडरसन और तीसरा मिलेट। माफी चाहूंगा, 3 मेंबर इस आयोग के सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, लॉर्ड मैकाले जिसका अध्यक्ष था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 अक्टूबर 1860 के लिए आईपीसी का बिल प्राप्त हुआ और पुरानी आईपीसी की डेट भी आपको याद रखनी है, 1 जनवरी 1862 को आईपीसी यहां पर लागू हुई। अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा दोस्तों मिला हुआ था और जम्मू कश्मीर में आपका रणबीर पेनल कोड 1932 में यहां पर यह लागू था। अगर आईपीसी के बारे में बात करें तो आईपीसी में टोटल 23 चैप्टर और 511 धाराएं थी। चलिए अब हम बात करते हैं बीएनएस की। बीएनएस जो वर्तमान परिदृश्य का एक बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने के लिए मिला है, इसके बारे में देखते हैं कि बीएनएस क्या करता है दोस्तों। बीएनएस यानी कि आईपीसी का स्थान इसने लिया है और आईपीसी पैनल पर ध्यान देती थी, यानी कि दंड पर अधिक ध्यान देती थी, लेकिन बीएनएस न्याय पर अधिक ध्यान देती है। चलिए देखते हैं। बीएनएस स्वतंत्र भारत का व्यापक विधिक परिवर्तन है, यानी कि बड़े स्तर का परिवर्तन यहां पर किया गया है। यह वर्तमान व्यवस्थाओं पर आधारित है और आपको ध्यान क्या रखना है, दंड की अपेक्षा न्याय पर बल देती है। चलिए गृह मामलों से संबंधित स्थायी कमेटी ने यह डेट आपको याद रखनी है, 10 नवंबर 2023 को भारतीय न्याय संहिता पर अपनी रिपोर्ट दी। इसके अध्यक्ष आपको याद रखना है, श्री ब्रजलाल जी इसके अध्यक्ष हैं। बीएनएस को गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा लोकसभा में 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। बिल नंबर आप इसका याद रखेंगे 173, 173वां बिल नंबर था। इसके बाद 21 दिसंबर सन 2023 को यह राज्यसभा से पास हुआ। 25 दिसंबर सन 2023 को राष्ट्रपति साहब, महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस पर अपने सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए। चलिए अब बात करते हैं किसकी, बीएनएस की। बीएनएस के साथ साथ 2 नए अधिनियम यानी कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और एक जो सीआरपीसी हुआ करती थी, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, वो बनी आपका बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 नए अधिनियम गवर्नमेंट के द्वारा 2023 में आपके बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहला मामला बीएनएस 2023 का, जो मध्य प्रदेश के कहां पर, आपका ग्वालियर में दर्ज किया गया है। इसके अलावा बीएनएस 2023 का नंबर 45 है, 45 संख्यांक है, यह भी आपको याद रखना है, यानी कि बीएनएस 25 दिसंबर 2000, ये गलत डेट है, इसको हम अभी क्लियर अप करते हैं। 1 जुलाई 2024, मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, 25 दिसंबर ये नहीं होगा। इसमें अगर बात करें कुल चैप्टर्स की, यानी कि कुल अध्याय इसमें 20 है और 358 सेक्शंस हैं। सेक्शन 358 के द्वारा आईपीसी 1860 का यानी कि रिपील करती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्शन आईपीसी का रिपील करता है, उसकी जगह बीएनएस को लागू करता है। अब आपको इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट डेट याद रखनी है, 1 जुलाई सन 2024 से सेक्शन 106
और इसका सब क्लोज टू यानी कि 106 की धारा 2, जिसे हम हिट एंड रन केस के नाम से जानते हैं। हिट एंड रन केस जो जिसका उस समय के भारत के ट्रक ड्राइवरों के द्वारा बहुत बड़ा विरोध किया गया इस सेक्शन का, इसके लिए काफी कठिन प्रावधान इसमें बनाए थे। तो इसको छोड़ करके आपके सभी अधिनियम यहाँ पर लागू होंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर स्टडी करेंगे हम, अपराध की प्रकृति और परिभाषा। सबसे पहले हम समझते हैं कि अपराध क्या है। दोस्तों अभी आपने हाल ही में कुछ घटनाएं देखी, जैसे कि आपने मेरठ का एक केस देखा और वहां पर एक लड़की ने एक व्यक्ति की डेथ कारित की, एक हत्या की। अब यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ या कोई अपराध करता है और इस अपराध का जो परिणाम होगा, एक तो किसी व्यक्ति के प्रति इंडिविजुअल होगा कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी को मारा तो उसका परिणाम ये हुआ कि उसकी डेथ हो गई। लेकिन इस अपराध का या इस घटना का जो व्यापक प्रभाव होगा वो आपका पूरे समाज पर होगा, यानी कि सोसाइटी भी उस पर क्या करती है, इफेक्टिव होगी। तो जनरली ऑफेंस जो है या क्राइम जो है, अपराध जो है, जनरली व्यक्ति के साथ साथ किसके खिलाफ माना जाता है दोस्तों, समाज के विरुद्ध भी ये माना जाता है, क्योंकि पूरा समाज जो है वो सख्ते में आ गया, वो परेशानी में आ गया कि यार इतनी बड़ी घटना हो गई। इससे पहले भी जैसे निर्भया घटना हुई, तो ऐसे घटनाक्रम या ऐसी घटनाएं क्या करती हैं, पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। तो जनरली अपराध क्या है, अपराध व्यक्ति के साथ साथ राज्य के विरुद्ध या पूरे समाज के विरुद्ध होता है, और इसीलिए क्या करती है गवर्नमेंट, किसी अपराधी को पकड़ करके सजा देती है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं जो कानून है। अब कानून का उद्देश्य क्या है कि अपराध का निवारण करना है, यानी कि अपराध को खत्म करके क्या करना है, एक भयमुक्त समाज का निर्माण करना है कि भाई सभी लोग फ्रीली कहीं भी मूव करें, कहीं भी घूमे। तो अपराध जनरली किसके विरुद्ध है, व्यक्ति और राज्य के विरुद्ध होगा। जैसे आपने कोई भी घटना देखी और उस घटना के बाद क्या होता है कि ऐसी घटना के बाद कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज आपका परेशानी में आ सकता है। चलिए डेफिनेशन सकते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर अब तक के पढ़ाए हुए टॉपिक्स में, कि परिभाषा जो की गई है अपराध की, वो आईपीसी की कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है, धारा 40 यानी कि सेक्शन 40 में अपराध को परिभाषित किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें बीएनएस की, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 2 सब क्लोज 24 यानी कि सेक्शन 2 सब क्लोज 24 में किसको परिभाषित किया गया है बच्चों, आपका अपराध को परिभाषित किया गया है। अब अपराध की क्या परिभाषा है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जनरली अपराध क्या होता है, विधि द्वारा दंडनीय कार्य है। अब आप किसी व्यक्ति का पर्स चुरा ले तो जनरली आपने क्या किया, एक कानून द्वारा दंडनीय काम किया, क्योंकि यह किसके द्वारा, अधिनियम द्वारा निषेध है। यानी कि कानून आपको मना करता है कि आप किसी के खिलाफ चोरी ना करें, आप किसी का सामान ना उठाएं, आप किसी के साथ मिसबिहेव ना करें, आप किसी की सम्मान को क्षति ना करें, या अपराध अधिनियम द्वारा निषिद्ध है या लोकहित के लिए हानिकारक है, और इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, पब्लिक पर इफेक्टिव डालता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं कि जो अपराध है ये अनिवार्यतः विधिक मूल्यों का ही उल्लंघन करता है, नैतिक मूल्यों का नहीं। अब मैं आपके सामने कंडीशन रखता हूं कि उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है और वो एक कुशल तैराक है। यहां आप देख रहे हैं एक व्यक्ति ए है और एक कुशल तैराक है, ये तैरना बहुत अच्छे से जानता है। अब एक व्यक्ति बी है, ये इसको तैरना नहीं आता और ये पानी में डूब गया। अब ए क्या करता है, ए इसको नहीं बचाता, ए बैठा हुआ है और इस कारण इस बी की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो क्या हम ए को उसकी ड्यूटी परफॉर्म ना करने के लिए या बी की जान ना बचाने के लिए लायबल ठहरा सकते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ए यहां पर किसी भी लीगल वैल्यू का यानी कि लीगल एथिक्स का क्या नहीं कर रहा है, उल्लंघन नहीं कर रहा है, लीगल कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां उसकी एक मोरल ड्यूटी है, एक नैतिक ड्यूटी है कि वो बी को बचाए या ना बचाए। ठीक, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ए जो है आपका केवल यहां पर नैतिक रूप से लायबल है, उसे लगता है कि यार मुझे बी की जान बचानी चाहिए तो वो बी की जान बचाएगा, अदरवाइज वो बी की जान नहीं बचाएगा। और बी की जान ना बचाने के लिए क्या होगा, ए यहां पर लायबल नहीं किया जा सकता। अब दूसरी कंडीशन मैं यहां पर रखता हूं कि ए जो है एक बीमार व्यक्ति बी को क्या देने के लिए, दवाई देने के लिए ड्यूटी कर रहा है नर्स की, कि शाम के 5 बजे उसको दवाई देनी है, उसके बाद उसको इंजेक्शन देना है। और यहां ए क्या करता है,
उसको दवाई नहीं देता या उसको जो भी इंजेक्शन उसकी ड्यूटी में के दौरान उसको दिए जाने मैंडेटरी है वो बी को दवाई नहीं देता, तो यहां एक का लीगल लाइबिलिटी था, एक विधिक दायित्व था कि आप बी को दवाई दे। तो ऐसी कंडीशन में यहां ए जो है वो अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल डाला है। एग्जांपल, एक कुशल तैराक है, बी एक नदी में डूब रहा है लेकिन ए इसे नहीं बचाता, अतः ए ने यहां पर कोई भी अपराध नहीं किया। अब हम देखते हैं कि जो ऑफेंस है, ऑफेंस के अंतर्गत क्या होगा, एक एक्ट भी शामिल होगा और एक अवैध लोप भी शामिल होगा। इसको हम दोनों तरीके से समझते हैं कि एक्ट और ओमिशन कैसे इसमें शामिल होंगे। यानी कि एक व्यक्ति ए है और वो क्या करता है, मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, उसने चाकू उठाया और बी के पेट में डाल दिया, यानी कि इसने क्या किया है, एक रॉन्गफुल एक्ट किया है, यानी कि अवैध काम किया है। अब काम तो इलीगल इसने किया है, इसलिए ए क्या होगा, ए लाइबल होगा और ए दंडनीय होगा। लेकिन अब हम देखते हैं क्या कि एक व्यक्ति, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक व्यक्ति बी को जो दवाई देने के लिए लाइबल है, इसको डिसाइड कर दिया कि भाई आप क्या करेंगे, शाम को 5 बजे आपको इनको ये पैरासिटामोल देनी है, ये आपको दवाइयां देनी है, ये इंजेक्ट करना है, और ए क्या करता है, अपनी इस ड्यूटी को नहीं करता। तो इसको हम बोलते हैं लोप करना, यानी कि अपनी ड्यूटी जिसे करने के लिए वो बाध्य है और उसको नहीं करता। तो इसके अंतर्गत क्या होगा दोस्तों, इसमें अवैध कार्य और लोप यानी कि दोनों शामिल होंगे। आज हमने ऑफेंस की परिभाषा पढ़ी, आईपीसी और बीएनएस का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा। नेक्स्ट क्लासेस में हम सेक्शंस स्टार्ट करेंगे दोस्तों। चलिए वीडियो मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।